नमस्कार साथियों, जय हिंद। बिहार पुलिस के प्रैक्टिस सेट में आप सबका स्वागत है। यह बिहार पुलिस का मॉडल प्रैक्टिस सेट नंबर 2 है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग मॉडल प्रैक्टिस सेट नंबर 2 को अच्छे से डिस्कस करेंगे। मैं आपको बता दूं कि इससे पहले जो हमने एक सीरीज चलाया था जिसमें हम लोगों ने लगभग 11 PYQ यानी जो कि बिहार पुलिस के लेटेस्ट एग्जाम के पैटर्न पे पूछे गए थे जितने भी, तो हमने 11 PYQ के माध्यम से सारे प्रीवियस क्लास को हम लोगों ने डिस्कस कर लिए थे, जिसके लिए अलग से प्लेलिस्ट बना दिए गए हैं। तो आप एक बार जाकर पीछे वाला वीडियो जरूर देख लेंगे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग मॉडल प्रैक्टिस सेट यानी हल प्रश्न पत्र है जो प्रैक्टिस सेट नंबर 2 को इसमें डिस्कस करेंगे। आप लोग अगर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले, जिससे कि आपको बिहार पुलिस के एग्जाम तक आपको प्रतिदिन एक मॉडल प्रैक्टिस सेट मिलता रहे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आप लोग चाहते हैं कि इसका PDF आपको मिले तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप लोग जाके PDF भी डाउनलोड कर लेंगे। तो आखिर तक जरूर देखिएगा और अपना बदलिएगा आखिरी में कि आपका कितना सही हुआ। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, आज का फर्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि सर्वप्रथम यूरोपियन व्यापारी जो कि हिंद ची आए थे, तो वो कौन से व्यापारी हो जाएंगे? तो वो पुर्तगाली थे जिन्होंने सर्वप्रथम हिंद ची आए थे। देखिए, उस समय हिंद ची में जैसे कि वर्तमान में रूस है, तो रूस में कई सारे देश थे, तो वो सब हिंद ची में के पार्ट थे, हिंद ची का पार्ट थे। तो वास्को डी गामा की बात किया जाए तो भारत में 1498 में आए थे और समुद्री मार्ग की इन्होंने खोज किए थे। नेक्स्ट है कि भारत माता पुस्तक कविता के रचनाकार कौन है? तो यह सुमित्रा नंदन पंत हो जाएंगे। भारत माता कविता पुस्तक के रचनाकार सुमित्रा नंदन पंत की अगर बात किया जाए तो यह भारत माता कविता के रचनाकार हैं और इनकी प्रमुख कविताएं एवं रचनाएं कौन से हैं? तो गुंजन है, चिदम्बरा है, युगांतर और स्वर्ण धूलि आदि हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि जलालगढ़ किला बिहार के किस जिले में है? तो जलालगढ़ किला की बात किया जाए तो बिहार के पूर्णिया जिला में है। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट हो जाएंगे। जलालगढ़ किला जो कि मुगल काल के दौरान ही सैनिक छावनी थी और जलालगढ़ किला बिहार राज्य के पूर्णिया में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि प्रसिद्ध गीत सारे जहां से अच्छा की रचना किसने किया था? यह मोहम्मद इकबाल के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएंगे। और बात किया जाए कि रविंद्रनाथ टैगोर जी के द्वारा, तो राष्ट्रीय गान जो कि जन गण मन रविंद्रनाथ टैगोर जी के द्वारा ही गाया गया था और यह गाना जो कि बांग्ला में गाया गया है और बांग्लादेश का भी राष्ट्रीय गाना है। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि भारत का अंतिम मुगल शासक कौन था? तो बात किया जाए तो बहादुर शाह द्वितीय हो जाएंगे, जो जिन्होंने 1857 के क्रांति में भारतीय सिपाहियों का नेतृत्व किया और 1857 के क्रांति के बाद अंग्रेजों ने जफर को बर्मा यानी जो इसका ही जफर खान नाम था, दूसरा नाम था बर्मा, म्यांमार में भेज दिया गया और उनको वहां पे मृत्यु हो गया। नेक्स्ट है कि हिंदू महासभा के संस्थापक कौन थे? तो आपके हो जाएंगे पंडित मदन मोहन मालवीय हो जाएंगे, जिन्होंने 1915 में हिंदू हिंदू जो कि महासभा था उनको स्थापना किया था। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि गांधी जी ने अहमदाबाद से दांडी की यात्रा किस लिए की थी? यह बेसिकली नमक कानून को तोड़ने के लिए 78 अनुयायियों के साथ इन्होंने यह यात्रा प्रारंभ किया था। और देखिए, यह यात्रा इन्होंने 12 मार्च 1930 को अहमदाबाद के साबरमती से 5 अप्रैल 1930 तक दांडी जाकर उन्होंने नमक कानून को तोड़ा था। नेक्स्ट है कि तुम मुझे खून दो मैं तुझे आज़ादी दूंगा। यह जो लोकतियाँ हैं, नारे हैं, किसके द्वारा दिए गए थे? तो यह भारत के क्रांतिकारी सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा। बात किया जाए तो 1940 में आगरा के चुंगी मैदान में नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने तुम मुझे खून दो मैं तुझे आज़ादी दूंगा का नारा दिया था। भारत के आज़ादी में इनका बहुत ही अहम भूमिका रहा है सुभाष चंद्र बोस जी का। नेक्स्ट है कि मीराबाई किस काल की कवित्री थी? तो यह आपके भक्ति काल के कवित्री हो जाएंगे, जो कि कृष्ण के भक्ति में मीराबाई, इसलिए इन्हें जाना जाता है। मीराबाई भक्ति काल की थी। नेक्स्ट है कि ग्रहों की गति का संचालन होता है, तो केपलर के नियम के द्वारा संचालन होता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि 1907 में क्या प्रश्न है कि 1907 में जमशेद जी टाटा द्वारा टिस्को की स्थापना कहाँ किया गया था? तो देखिए, यह तो उस समय तो बिहार में ही किया गया था, क्योंकि 1907 में बिहार बंगाल सब तो एक ही में था। तो वर्तमान बिहार के जमशेदपुर टाटा आयरन जो कि अभी कहाँ पे है? तो अभी ये आपके हो जाएंगे
साक्षी बिहार, लेकिन अभी तो ये पड़ता है जाके झारखंड में। नेक्स्ट प्रश्न है, नाइट्रोजन गैस वायुमंडल में कितने हैं? तो नाइट्रोजन की बात किया जाए तो ये आपके हो जाएंगे 28% है, जिसमें से अगर बात किया जाए आपको तो ऑक्सीजन 21% है और 1% अन्य गैस है। साथियों, अगर आप लोग को वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो वीडियो को एक बार लाइक जरूर करेंगे और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करके अपने स्टडी ग्रुप में जरूर शेयर करेंगे ताकि सभी लोग को इसका लाभ मिल सके। और डिस्क्रिप्शन से जाकर आप लोग टेलीग्राम ज्वाइन हो जाइएगा, वहाँ पे सारे ही क्लास का पीडीएफ अपलोड है, अब जाकर वहाँ से जरूर पढ़ लीजिएगा, डिटेल के साथ आपको सारे पीडीएफ मिल जाएंगे। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सी रबी फसल नहीं है? तो इन चारों की बात की जाए तो ज्वार है जो कि रबी फसल नहीं है। देखिए, बाजरा, ज्वार, तिल, ग्वार, मक्का आदि खरीफ फसल के अकॉर्डिंग आते हैं। नेक्स्ट है कि भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? तो आपके हो जाएंगे हीराकुंड, और सबसे बड़ा कहता तो भाखड़ा नांगल होते हैं। सॉरी, लंबा पूछ रहा है तो हीराकुंड हो जाएंगे, भाखड़ा नांगल तो इसी का नाम है। और सबसे ऊंचा पूछता है, ऊंचा यानी इस तरह का, तो यह आ जाता है आपका टिहरी। देखिए, भारत के उड़ीसा राज्य में महानदी पर हीराकुंड बांध बना हुआ है। यह भारत का सबसे लंबा बांध है। भारत का सबसे ऊंचा बांध की बात करें, देखिए टिहरी बांध है जो कि भारत के उत्तराखंड राज्य के टिहरी के पास बना हुआ है। नेक्स्ट है कि भारत में उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं। तो यह पाए जाते हैं असम राज्य में उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। भारत में उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन असम राज्य में स्थित है। असम की पहाड़ी पश्चिमी घाटी से लेकर ढाल अंडमान निकोबार द्वीप समूह तक है। नेक्स्ट क्या है कि वृष्टि छाया क्या है? तो यह हो जाएंगे एक ऐसा क्षेत्र जो अपेक्षाकृत रूप से धरातलीय अवरोध से प्रभावित हो। यानी मान लीजिए, देखिए दो तरह के लैंड होते हैं, एक तरह के एयरलैंड है, एक तरह के एयरलैंड है। तो अगर समुद्र इधर यहाँ पे है तो इससे तो यहाँ पे बारिश हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे बारिश नहीं होगा, तो इसी को बोला जाता है वृष्टि छाया प्रदेश। नेक्स्ट है कि भारत की स्थल सीमा की कुल लंबाई पूछ रहा है, स्थल यानी 15,002 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएंगे। वहीं बात किया जाए कि भारत की जलीय सीमा तो 7516.6 किलोमीटर, लेकिन स्थल सीमा हो जाएंगे 15,200 किलोमीटर। नेक्स्ट है कि संघात्मक व्यवस्था का मुख्य लक्षण क्या है? तो प्रांतीय सरकारों की सर्वोच्चता, यानी प्रांत में जो भी सरकार है उसकी सर्वोच्चता हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को पदयुक्त किया जा सकता है। तो संसद के दोनों सदनों द्वारा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने के लिए संसद के दोनों सदनों द्वारा 2/3 से पारित विधेयक किया जाता है। तो ऑप्शन सी बिल्कुल राइट हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि राजकोषीय नीति का संबंध किससे है? तो आपका संबंध हो जाएंगे सरकारी स्वभाव से, ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे सरकारी राजस्व एवं व्यापार से। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि भारत में दल बदल संबंधी मामले पर अंतिम निर्णय लेने का अधिकार किसके हाथ में है? तो सदन के अध्यक्ष के, ऑप्शन ए बिल्कुल राइट हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि भारत में नागरिकों के मौलिक अधिकारों का संरक्षण कौन करता है? ये आपके सर्वोच्च न्यायालय यानी एससी सुप्रीम कोर्ट करते हैं। देखिए, यहाँ पे कुछ दिया हुआ सुप्रीम कोर्ट का फैक्ट कि न्यायालय को 5 प्रकार के रीट जारी करने का अधिकार है: बंदी, प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, लेख अधिकार, परीक्षा, उत्प्रेषण। नेक्स्ट है कि भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया का अनुच्छेद है। तो अनुच्छेद 61 में ऑप्शन बी हो जाएंगे, महाभियोग लगाने से पहले 14 दिन पूर्व सूचना देना अनिवार्य है। नेक्स्ट है कि राज्यसभा के पास लोकसभा के बराबर अधिकार हैं। तो कैसे हैं? देखिए, इसका ऑप्शन हो जाएंगे आपके कि संविधान के संशोधन में राज्यसभा के पास लोकसभा का अधिकार है, संविधान के संशोधन में, तो इस सब में दोनों की सहमति की जरूरत होती है। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत के राष्ट्रपति को मौलिक अधिकार के प्रवर्तन निलंबन का अधिकार प्राप्त है। तो अनुच्छेद 359 में मौलिक अधिकार के प्रवर्तन का निलंबन प्राप्त है। देखिए, इसका यहाँ पे सोल्यूशन भी नीचे दिया हुआ है कि जब देश में आपातकाल लागू हो तो अनुच्छेद 359 के तहत आदेश जारी करने का अमौलिक अधिकार को निलंबित किया जा सकता है। देखिए, भारतीय संविधान के भाग 3 में जो कि 12 से 35 मौलिक अधिकार का प्रावधान दिया हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न दिए हुए हैं कि भारत में पंचायती राज संस्थाओं की स्थापना यानी संवैधानिक निर्देशानुसार हुई थी। तो यह हुआ था नीति निर्देशक सिद्धांत, जो कि किस में आता है? यह भाग 4 में आता है, जिसमें 36 से 51 तक आर्टिकल का प्रावधान दिया है, जो कि नीचे यहाँ पे दिया हुआ है। आप लोग इसे बिल्कुल आराम से पढ़ सकते हैं, मैं इसका सोल्यूशन आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से ज्वाइन करके आप वहाँ से जरूर एक बार डाउनलोड कर लेंगे, सारे PDF आपको एक साथ मिल जाएंगे।
नेक्स्ट है कि भारत की संसद में निम्नलिखित में से कौन शामिल है। देखिए संसद लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति यानी तीनों से मिलाकर बनते हैं, तो ऑप्शन ए बिल्कुल राइट हो जाएंगे। भारतीय संविधान के भाग 5 में अनुच्छेद 79 में संसद का प्रावधान है। नेक्स्ट प्रश्न है कि पंचायत की वित्तीय स्थिति की समीक्षा कौन करता है। तो यह करते हैं राज्य के वित्त आयोग। कौन करता है? राज्य के वित्त आयोग, जो कि 73वें 74वें संविधान संशोधन 1992 या 93 से इसका सिफारिश किया गया था। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान में आर्टिकल 326 के अनुसार हर राज्य के विधानसभा और विधान परिषद के चुनाव वयस्क मताधिकार के आधार पर होंगे। वयस्क मताधिकार से तात्पर्य है कि प्रत्येक भारतीय नागरिक की उम्र चुनाव में भाग लेने के लिए कितने वर्ष का कम से कम नहीं होनी चाहिए। यहाँ पे होना चाहिए था कि कम से कम कितना होना चाहिए। देखिए 18 वर्ष से कम नहीं होना चाहिए, तो ऑप्शन ए बिल्कुल राइट हो जाए। देखिए 18 वर्ष तो चाहिए आपको कि वोट देने के लिए, लेकिन अगर कोई व्यक्ति पंचायत में अगर कोई मुखिया वार्ड परिषद के लिए चुनाव लड़ना चाहता है तो उसकी उम्र कितना होना चाहिए? 21 वर्ष होना चाहिए। और कोई अगर लोकसभा के चुनाव लड़ना चाहता है तो उसकी उम्र 25 वर्ष होना चाहिए। और कोई व्यक्ति राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के लिए राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के लिए चुनाव लड़ना चाहेगा, या गवर्नर के लिए, तो गवर्नर के तो चुनाव नहीं होते हैं, राष्ट्रपति के लिए होते हैं। तो इन सब के लिए गवर्नर और जो राष्ट्रपति होते हैं उनके लिए 35 वर्ष चाहिए, तो आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है कि विदेशी निवेश कहलाता है, तो बहुराष्ट्रीय निगमों द्वारा किए गए निवेश को विदेशी निवेश कहा जाता है। ऑप्शन डी हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि किस उत्पाद के लिए हॉलमार्क का प्रयोग होता है। तो सोने चांदी को जो भी ज्वेलरी वाले होते हैं तो उसमें किए जाते हैं। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट हो जाएंगे। हॉलमार्क से उसकी गुणवत्ता के बारे में, यानी वह अच्छी गुणवत्ता के हैं। नेक्स्ट है कि उस एजेंसी का नाम जिसके मार्फत सरकार और बफर स्टॉक के लिए खाद्यान्न खरीदते हैं, तो वह भारतीय खाद्य निगम। देखिए बफर स्टॉक क्या होता है कि वह खाद्य पदार्थ जो होते हैं उसको रिजर्व कर किसी गोदाम में रख लेता है, और जब इसकी पूर्ति जरूरत पड़ती है तो वहाँ से गोदाम से निकालता है। तो यह कौन करता है? तो भारतीय खाद्य निगम करता है। देखिए भारतीय खाद्य निगम जो अधिनियम 1964 के तहत 1965 में वैधानिक निकाय के रूप में भारतीय खाद्य निगम का गठन हुआ था। FCI जिसे शॉर्ट में बोलते हैं। नेक्स्ट है कि भारत सरकार की तरफ से करेंसी नोट कौन एजेंसी जारी करता है। तो सिर्फ एक ही व्यक्ति जारी कर सकता है, एक ही संस्था जो है RBI। इसका गठन कब हुआ था? तो 1 अप्रैल 1935 को हुआ था, जिसका मुख्यालय अभी वर्तमान में मुंबई में है। नेक्स्ट है कि सामाजिक न्याय क्या दर्शाता है। यह बिना किसी सामाजिक भेदभाव के सभी नागरिकों के साथ समान व्यवहार। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि किस क्षेत्र में कामगार को रोजगार की सुरक्षा मिलती है। तो यह संगठित है। संगठित क्षेत्र क्या होता है? जो सरकार द्वारा कोई भी क्षेत्र होते हैं, जैसे कि मान लीजिए कि सरकारी जॉब होते हैं जो कि संगठित क्षेत्र है, क्योंकि इसमें आपकी वेतन और रोजगार की गारंटी होती है, इसमें आपकी छुट्टी गारंटी होती है। और असंगठित क्षेत्र वे होते हैं जिसमें आपकी रोजगार की गारंटी नहीं होती, यानी प्राइवेट सेक्टर, जिसमें आप जितना दिन काम करोगे उसी का पैसा मिलते हैं। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा संगठित और असंगठित। नेक्स्ट है कि किसी वस्तु का मूल्य निर्धारित होता है, तो किस तरह निर्धारित होता है? तो मांग एवं पूर्ति के आधार पर। मान लीजिए कोई वस्तु है तो उसकी मूल्य कैसे निर्धारित होगा, यानी कितना उसकी मांग है उस हिसाब से पूर्ति होगा। तो ऑप्शन सी बिल्कुल राइट हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि आर्थिक स्थितियों को प्रभावित करने के लिए सरकारी व्यय और कर नीतियों का उपयोग होता है। तो यह होता है आपके राजकोषीय के लिए, राजकोषीय नीति में। राजकोषीय नीति क्या होता है? देखिए राजकोषीय नीति आर्थिक स्थितियों को प्रभावित करने के लिए सरकारी व्यय और कर नीतियों का उपयोग है। भारत में वित्त मंत्रालय द्वारा अपने बजट प्रस्ताव के माध्यम से राजकोषीय नीति तैयार की जाती है। यानी कौन तैयार करता है? तो वित्त मंत्रालय के द्वारा बजट के प्रस्ताव के माध्यम से राजकोषीय नीति तैयार की जाती है। राजकोषीय नीति का उद्देश्य पूंजी निर्माण और निवेश की दर को तेजी लाना है। नेक्स्ट है कि आर्थिक विकास में शामिल है, तो इसमें से कौन सा शामिल हो जाएंगे? तो केवल प्रति व्यक्ति आय यानी पर कैपिटा इनकम शामिल है। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा गैर पारंपरिक है। तो गैर पारंपरिक ऊर्जा की अगर बात किया जाए तो आपके वायु हो जाएंगे। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट हो जाएंगे। देखिए गैर पारंपरिक ऊर्जा यानी पवन ऊर्जा, जल विद्युत, बायोगैस, हाइड्रोजन, समुद्री जल, भूतापीय ऊर्जा, यह विकल्प में दी गई गैस, तो यह एक पारंपरिक ऊर्जा है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि ग्रामीण महिलाओं के बीच बचत को बढ़ावा देने के लिए
निम्न में से कौन सी योजना का उद्देश्य है, यानी ग्रामीण महिलाओं, यानी ग्रामीण में जो महिला हैं तो इनमें से उनके लिए कौन सा उद्देश्य है, तो महिलाएं समृद्धि योजना। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट हो जाएंगे। देखिए इस योजना के अंतर्गत क्या होता है कि महिलाओं को समृद्ध बनाने के लिए मुख्य उद्देश्य यानी ग्रामीण महिलाओं के बीच बजट को बढ़ावा देने के लिए यह योजना केंद्र सरकार द्वारा चलाई जा रही है। इस योजना के अंतर्गत महिलाओं को डाकघर में खाता खुलाकर 300 रुपया जमा करवाया जा सकता है। नेक्स्ट है कि सीआरपीएफ के निम्नलिखित में से वो कौन सा विशेष विंग जो दंगों जैसी स्थिति में निपटाने के लिए बनाया गया है, तो सीआरपीएफ के अंतर्गत ही एक बनाया गया है रैपिड एक्शन फोर्स को, जो किसी प्रकार के दंगे होते हैं देश के अंदर में आंतरिक हिस्सों में, तो उसे निपटाने के लिए इसे गठित किया गया है। सीआरपीएफ की बात किया जाए तो केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल, जो विशेष जो विंग जो दंगे जैसी स्थिति निपटाने के लिए आंतरिक सुरक्षा के लिए 1992 में रैपिड एक्शन फोर्स का गठन किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सा लॉन्च वाहन मिशन चंद्रयान-2 में उपयोग किया गया था, तो यह वो जो रॉकेट है उसका नाम क्या था, तो उसका नाम था GSLV MK3। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएंगे। देखिए भारतीय जो अंतरिक्ष एजेंसी इसरो है उसने वर्ष 2019 में GSLV MK3 चंद्रयान-2 को भेजा था, परंतु चंद्रयान-3 के लिए 14 जुलाई 2023 को लॉन्च किया गया था। चंद्रयान-3 कब लॉन्च किया गया था, तो 14 जुलाई 2023 को, और यह 23 अगस्त 2023 को चंद्रमा के दक्षिणी पोल पर सफलतापूर्वक लैंडिंग कर गया था। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस तारीख को अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस के रूप में मनाया जाता है, तो यह प्रत्येक वर्ष 21 सितंबर को मनाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएंगे। यहाँ पे कुछ और दिए हुए हैं, तो देखिए 15 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस मनाया जाता है, 21 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस, 2 सितंबर को विश्व नारियल दिवस और 28 सितंबर को विश्व रेबीज दिवस मनाए जाते हैं। नेक्स्ट है कि ग्रैमी अवार्ड निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में योगदान के लिए प्रदान किए जाते हैं, तो आपके प्रदान किए जाते हैं संगीत में। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी सेना जो भारत के सरकार का महत्वपूर्ण एजेंसिया में से 1982 में वार्षिक कैलाश मानसरोवर यात्रा में सफल संचालन में शामिल होती रही, मतलब शामिल हुआ था और उसे सफल बनाया था, तो भारतीय तिब्बत जो होता है ITBP, तो वो शामिल हुए थे। ऑप्शन सी हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस देश ने दुनिया का प्रथम तैरता हुआ परमाणु संयंत्र बनाया है, तो यह रूस ने बनाया है। ऑप्शन डी बिल्कुल राइट हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि नियॉन लैंप का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था, तो यह किया गया था जॉर्डन क्लाउड्स के द्वारा। किसके द्वारा, तो जॉर्डस क्लाउड के द्वारा। देखिए यहाँ पे कुछ और दिए हुए हैं, तो जॉर्डस क्लाउड जो कि नियॉन लैंप, सैमुअल कोल्ट रिवॉल्वर और मार्टिन कूफर मोबाइल फोन और विलियम कुलेन प्रथम कृत्रिम प्रणाली का, तो ये कुछ और आविष्कार थे। आप लोग को वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो वीडियो को जरूर लाइक शेयर करेंगे और चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलेंगे। नेक्स्ट है कि दांत की वर्धित वर्धित यानी इलार्ज छवि को देखने के लिए दंत चिकित्सा द्वारा कौन सा उपयोग में लाया जाता है, यानी कौन से दर्पण उपयोग में लाया जाता है, तो अवतल दर्पण, जो कि अब अपने जो भी प्रतिबिंब होता है उसको बड़ा कर देता है। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि फ्रैंक हिटल द्वारा निम्न में से किसका आविष्कार किया गया था, तो यह किया गए थे जेट इंजन का आविष्कार फ्रैंक हिटल के द्वारा, तो ऑप्शन डी बिल्कुल राइट हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि फ़ारेनहाइट में जल का क्वथनांक होता है, तो कितना होते हैं, तो 212 डिग्री फ़ारेनहाइट होते हैं, और इसका गलनांक होते हैं 32 डिग्री फ़ारेनहाइट पर। नेक्स्ट है कि डॉट का प्रयोग हवा के बल और वेग को मापने के लिए किया जाता है, तो यह एनीमोमीटर का प्रयोग किया जाता है हवा के बल और वेग को मापने के लिए। देखिए स्पीडोमीटर से क्या मापा जाता है, तो चाल मापने में, लैक्टोमीटर दूध का घनत्व मापने में, थर्मामीटर मानव सामग्री के तापमान मापने में, और एनीमोमीटर पवन के वेग मापने में। नेक्स्ट है कि एंटीबायोटिक पेनिसिलिन की खोज किसने की थी, यह किया था अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएंगे। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है कि अलेक्जेंडर फ्लेमिंग एंटीबायोटिक पेनिसिलिन, अलेक्जेंडर ग्राहम बेल टेलीफोन, और लुइस पास्चर परसुकिरन, और आर्किमिडीज जिन्होंने किसका आविष्कार किया था, तो जो तैरने का नियम दिए थे तो आर्किमिडीज ने दिए थे। नेक्स्ट है कि वेग
वेग का सूत्र क्या होते हैं? तो वेग का सूत्र होते हैं विस्थापन बटा समय, यानी d/t होते हैं, v=d/t। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएंगे। सर्वोत्तम गुणवत्ता वाला कोयला जिसमें 80% से 95% कार्बन होते हैं, इसे एंथ्रासाइट बोला जाता है। क्या बोला जाता है? एंथ्रासाइट। देखिए पीट में दिया हुआ है कि 25 से 30%, इसको थोड़ा बढ़ा लीजिएगा, 50 से 60% कोयला होते हैं। लिग्नाइट में आपके 60 से 70%, अब बिटुमिनस में आपके 70 से 85% और एंथ्रासाइट में 80 से 95%। इस कुछ डाटा को आप करेक्ट कर लेंगे। नेक्स्ट है कि डॉट को छोड़कर निम्नलिखित में से सभी संघनन बहुलक है। तो पॉली प्रोपिलीन को छोड़कर सभी इसमें से बहुलक दिए हुए हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि मोनोमर कैप्रोलेक्टम का किस बहुलक को प्राप्त करने के लिए बहुलीकरण किया जाता है? तो यह नायलॉन 6 को प्राप्त करने के लिए किया जाता है। ऑप्शन बी हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न दिए हुए हैं कि CaSO4 2H2O रासायनिक सूत्र किसका है? तो यह आपके जिप्सन का हो जाएंगे। किसका हो जाएंगे? जिप्सन का। कुछ यहाँ पे और दिए हुए हैं, देखिए एप्सन एप्सन जो नमक है तो MgSO4 हो जाएंगे। जिप्सन का CaSO4 2H2O हो जाएंगे। गंधक का S और क्वाटाज के SiO4 हो जाएंगे। नेक्स्ट दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प निष्क्रिय गैस नहीं है? तो यह क्लोरीन हो जाएंगे। ऑप्शन डी बिल्कुल राइट हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि हरित गृह प्रभाव किस गैस के अधिक मात्रा में होने से बढ़ जाता है, यानी बढ़ता है? तो यह बढ़ जाते हैं आपके कार्बन डाइऑक्साइड। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि वायुमंडल में कौन सी गैस सबसे ज़्यादा होती है? तो सबसे ज़्यादा की अगर बात की जाए तो नाइट्रोजन होते हैं, लगभग यह 78% होते हैं। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट हो जाएंगे। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है ऑक्सीजन 20% होते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 हो जाते हैं आपको 0.36%, वहीं नाइट्रोजन 78.8% और हाइड्रोजन 0.01% होते हैं। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा अंग अप्रयुक्त या क्षतिग्रस्त बिंबाणु को हटाने में सक्षम है? तो यह आपके हो जाएंगे तिल्ली। कौन सा हो जाएंगे? तिल्ली। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि मृत जीवों और जानवरों को खाद्य मिट्टी में परिवर्तित करने वाले सूक्ष्म जीवों को किस नाम से जाना जाता है? तो इसे जाना जाता है अपघटन करने वाले, यानी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल, देखिए ऑप्शन नहीं इसका डी बिल्कुल राइट हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि विषाणु के कारण निम्न में से कौन सी बीमारी होती है? तो इसके कारण खसरा, ट्रेकोमा, हेपेटाइटिस, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे, सभी प्रकार के बीमारी होते हैं। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन से मानव रोग बैक्टीरिया के कारण उत्पन्न होते हैं? तो यह आंत ज्वार होते हैं। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएंगे। देखिए मानव रोग आंत ज्वार रोग जो बैक्टीरिया के कारण होता है और सामान्यतः खराब भोजन के कारण होता है। नेक्स्ट प्रश्न दिए हुए हैं कि मनुष्य की आंख का रंग आंख के डॉडॉट में स्थिर रंग द्रव्य पर निर्भर करता है। तो किस पे निर्भर करता है? तो आइरिस पे निर्भर करता है। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट हो जाएंगे। उस वाहिनी का चयन करें जो मूत्राशय से मूत्र को शरीर के बाहर ले जाते हैं, तो उसको नाम क्या है? तो यूरेथ्रा है। मूत्राशय को शरीर से बाहर लेके जाते, देखिए मूल वृक्क नालिका में रहा पदार्थ तरल होता है, जिसे ही यूरेथ्रा वाहिनी के माध्यम से मूत्राशय से मूत्र को शरीर को बाहर लिया जाया जाता है। नेक्स्ट है कि यूनिवर्सल टीकाकरण कार्यक्रम के रूप में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने डॉट के विरुद्ध दोहरे संचरण के लिए एकल टीके का शुभारंभ किया है। तो खसरा और रुबेला के टीका के लिए ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि मनुष्यों में पित्त का उत्पादन किस अंग में होता है? तो इसे जिगर में होता है। कहाँ होता है? जिगर में। मनुष्यों में सबसे बड़ी ग्रंथि को क्या बोलते हैं? जिगर। इसको इंग्लिश में बोलते हैं लीवर, जिसमें मनुष्य का पित्त का उत्पादन होता है। देखिए यहाँ पे दिए हुए हैं आपके रीजनिंग के प्रश्न, तो मैं रीजनिंग और मैथ वाले जितने भी सेक्शन हैं, यानी ओवरऑल जितने भी आपके क्वेश्चन है सबका सोल्यूशन मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा, और रीजनिंग मैथ को आप खुद से ही प्रैक्टिस कीजिएगा तो अच्छा रहेंगे। वैसे देखिए खिलाड़ी, मनुष्य, छात्र, तो मनुष्य के अंदर ही खिलाड़ी आ जाएंगे और छात्र दोनों समाहित हो जाएंगे। तो देखिए यहाँ पे दिया हुआ है एक बहुत बड़ा ये जो है, तो ये आपके मनुष्य हो जाएंगे और इसी में आ जाएंगे आपके छात्र, और इसमें आ जाएंगे आपके मनुष्य, सॉरी देखिए ये बहुत बड़ा है तो मनुष्य हो गया, मनुष्य के अंदर खिलाड़ी और खिलाड़ी छात्र भी हो सकते हैं। तो इस तरह से ऑप्शन देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, यह एक मनुष्य हो गए, मनुष्य के अंदर आ गए खिलाड़ी, या खिलाड़ी और छात्र, यानी मनुष्य के अंदर ही कोई भी जो मनुष्य होता है तो छात्र भी है और वो खिलाड़ी भी है। तो इस तरह से ऑप्शन सी हो जाएंगे।
नेक्स्ट यहाँ पे दिया हुआ है कि यदि प्लस का अर्थ गुना है, गुना का अर्थ जोड़ है और जोड़ का अर्थ भाग है और भाग का अर्थ घटा है, तो जब भी इस तरह का साइन रहे तो सबसे पहले साइन को आप एक बार परिवर्तित कर देंगे और इसे बनाएंगे तो यहाँ पे आसानी से बन जाएंगे और इसका आपको आ जाएंगे ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल सही हो जाएंगे। बाकी ये भी बहुत ही आसान है, आप बना लेंगे। इतना इतना को निम्न में से कितने से विभाजित हो, तो 81 80 को निम्न में से किससे विभाजित होगा, यानी आप एक बार बारी बारी से इसको चेक कर लेंगे कि कौन से विभाजित हो जाएंगे, तो आई थिंक 6 से विभाजित हो जाएंगे। देखिए ये तो छोटा डिस्प्ले है, इस पर उतना अच्छे से हल नहीं हो पाएंगे, पर आप लोग इसे जरूर ट्राई करेंगे। बहुत ही सिंपल सिंपल मैथ दिया हुआ है। देखिए जितने भी यहाँ पे मैथ दिए हुए हैं तो बिल्कुल ही सिंपल हैं, इसमें कोई भी आपको बाहर नहीं पड़नी चाहिए। और जो इसके आगे हिंदी वाले हैं यहाँ से मैं आपको करवा दे रहा हूँ। देखिए अतिथि के लिए चाय लाओ, इस वाक्य में अतिथि के लिए कौन सा कारक है, तो देखिए इस वाक्य में संप्रदान कारक है, यानी चाय लाओ, यहाँ पे के लिए की बात कर रहा है। देखिए अतिथि के लिए चाय लाओ, इस वाक्य में अतिथि के लिए संप्रदान कारक है, कर्ता ने, देखिए इसका रूल होते हैं कि कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए, तो यहाँ दिया हुआ है ना कि अतिथि के लिए, तो कौन सा कारक हो गया, संप्रदान कारक। अप्रदान से अलग, अप्रदान क्या करता है, किसी को अलग करता है। संबंध, जो संबंध किसी के संबंध को दर्शाता है, जैसे का, के, की, रारे, रे। अधिकरण में या पर संबोधन हे, अरे और ओ, तो ये थे आपको कारक के कुछ भेद थे, तो आप याद कर लेंगे तो आपको एक आध 2 नंबर का प्रश्न देखने को जरूर मिलेंगे। प वर्ग, प फ ब भ म का उच्चारण स्थान है, तो आप जैसे ही बोलेंगे प प प, तो आपको दोनों ओट्स हैं जो सटेंगे, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएंगे। आप इसे अपने घर पे भी ट्राई जरूर करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। क वर्ग की बात किया जाए तो क, ख, ग, घ, अंग, तो इसका उच्चारण स्थान आपके कंठ हो जाएंगे। क यानी क से कंठ। च वर्ग, च, छ, ज, झ, तो इस तरह देखेंगे तो तालु से ये बोला जाता है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है, तो इसे पहचानना है। तो देखिए दाया स्त्रीलिंग, घुटना, जड़ता, बुढ़ापा, तो प्रश्नानुसार बुढ़ापा पुल्लिंग है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित वाक्यों में से कौन सा मिश्र वाक्य है, तो मिश्र वाक्य को पहचानना है। देखिए जो छात्र परिश्रम करेंगे, तो यहाँ पे एक सेंटेंस हो गया, उन्हें अवश्य सफलता मिलेगा, तो ये जो उन्हें है यह ज्वाइंट करने वाला शब्द है। एक सेंटेंस तो यहाँ हुआ कि जो छात्र परिश्रम करेंगे, यानी परिश्रम करने की बात कर रहे हैं, तो उन्हें अवश्य सफलता मिलेगा, तो ऑब्वियसली बात है कि कोई भी परिश्रम करेगा तो उनको सफलता जरूर मिलेगा। देखिए उसी का यहाँ पे व्याख्या दिया हुआ है कि जिस वाक्य में एक प्रधान उपवाक्य तथा एक या एक से अधिक आश्रित उपवाक्य हो तो मिश्र कहलाता है। यानी उदाहरण, जो छात्र परिश्रम करने का उन्हें अवश्य फल मिलेगा। नेक्स्ट है कि दो शब्दों या वाक्यों को जोड़ने वाले शब्द कौन से होते हैं, तो यह हो जाएंगे समुच्चयवाचक। कौन से हो जाएंगे, समुच्चयवाचक। व्याख्या है कि दो शब्दों या वाक्यों को जोड़ने वाला शब्द समुच्चय बोधक शब्द कहलाता है। समुच्चय बोधक शब्द को योजक भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, योजक भी कहा जाता है। तब और वरना, किंतु, परंतु, इसलिए, बल्कि, ताकि, क्योंकि आदि शब्द समुच्चयवाचक है। समुच्चयवाचक शब्द जैसे हो गया कि हम लोग बोलते हैं तो बोलचाल की भाषा में प्रयोग किया जाता है, तब और वरना, किंतु, परंतु, इसलिए, ताकि, क्योंकि, तो ये शब्द कौन से शब्द आते हैं, तो समुच्चय बोधक ये सब शब्द कहे जाते हैं। यानी समुच्चय बोधक मतलब दो वाक्यों को जोड़ने वाला, दो शब्दों को जोड़ने वाला, ऐसे आप समझ जाए। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित शब्दों में से कौन शुद्ध शब्द है, तो इसमें से बताना है। तो स्मरण, यह क्या है, शुद्ध शब्द है। मैथिली, अनधिकार और वाहने, तो प्रश्न अनुसार जो कि स्मरण शुद्ध शब्द है। अ ई उ को क्या कहा जाता है, तो अ ई उ को ह्रस्व स्वर कहा जाता है। क्या कहा जाता है, ह्रस्व स्वर कहा जाता है। देखिए यहाँ दिया हुआ है कि अ ई उ को ह्रस्व स्वर कहते हैं। जिन स्वरों का उच्चारण में कम समय लगता है उसे ही ह्रस्व स्वर कहते हैं। जैसे अ, आ, ई, यानी कम समय लग रहा है तो इसे ह्रस्व स्वर कहेंगे। नेक्स्ट है कि क्या आ स्वर ध्वनि आ और ओ के बीच की ध्वनि है, तो आ जो स्वर है तो आ और ओ के बीच की ध्वनि है, तो नहीं। देखिए आ ऐसा नहीं है, आ स्वर ध्वनि आ और ओ के बीच का ध्वनि नहीं है। नेक्स्ट दिया हुआ है कि कंप्लीट द सेंटेंस सिलेक्टिंग करेक्ट ऑप्शन, तो वी आर सो लेट दैट वी कांट कैच द ट्रेन, यानी हमने
वी आर सो लेट मतलब पहले से ही लेट है, इसलिए वह ट्रेन पकड़ नहीं सकता है। तो ऐसा सेंटेंस कह रहा है, तो इसका सही हो जाएंगे बिल्कुल कि फॉर द प्रेजेंट पॉसिबल एबिलिटी वी यूज कैन द डी आंसर, बिल्कुल राइट हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि फिल इन द ब्लैंक विद द अप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन, यानी यू मस्ट बी कंटेंट डॉट 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 व्हाट यू हैव, तो यू मस्ट बी कंटेंट विथ व्हाट यू वाट, तो कंटेंट के साथ विथ का प्रयोग होता है। नेक्स्ट है कि आइडेंटिफाई द मीनिंग ऑफ इडियम, तो इडियम दिया हुआ है, इसका मीनिंग बताना है, क्या हो जाएगा। तो टेक द मीनिंग ऑफ आइडेंटिफाई यानी टेक इट इजी, तो टेक इट इजी का मतलब हो जाएगा कि रिलैक्स करना, यानी किसी चीज मतलब अगर मान लीजिए कि आपको कोई आसान, या आप एग्जाम में बैठने गए और एग्जाम में आपको आसान प्रश्न आ गया, तो आप क्या करेंगे, वहाँ पे रिलैक्स महसूस करेंगे, तो टू रिलैक्स, ऑप्शन ए बिल्कुल राइट हो जाएंगे। तो टेक इट इजी टू रिलैक्स। नेक्स्ट है कि सिलेक्ट द पार्ट ऑफ द स्पीच ऑफ द इज अंडरलाइन वर्ड इन द फ्लोइंग सेंटेंस, क्या पूछ रहा है कि अल्लाह सी इज नो मोर, पूछ रहा है कि पार्ट ऑफ द, इसमें से कौन सा यह है। देखिए अल्लाह सी इज नो मोर, यानी ये क्या कर रहा है, किसी से प्रेरणा यानी किसी से प्रार्थना कर रहा है, तो ये सब इस तरह के शब्द को क्या बोला जाता है, तो इस तरह के शब्द को इंटरजेक्शन बोला जाता है, यानी वह शब्द है जिसका उपयोग आश्चर्य, दर्द, खुशी आदि को व्यक्त करने के लिए किया जाता है। जैसे हम लोग बोलते हैं हे भगवान, ये क्या हो गया, यानी अपनी भावना को व्यक्त करने के लिए किया जाता है, इसे इंटरजेक्शन बोलते हैं। नेक्स्ट है कि फूड डेट यू कुकड वाज वेरी, तो क्या हो जाएंगे, तो फूड डेट यू कुक वाज वेरी, तो सही यहाँ पे द हो जाएंगे कि द फूड डेट यू कुक्ड वाज वेरी गुड, यानी खाना जो है बहुत ही अच्छे बने हुए हैं। नेक्स्ट दिया हुआ है, नेक्स्ट क्या है कि वी नीड 500 रुपीज बिसाइड्स दिस पे फॉर एवरीथिंग, तो यानी 500 बिसाइड, एक होता है बिसाइड मतलब बगल में, बिसाइड्स एस लग जाते हैं, तो के अतिरिक्त वी नीड 500 रुपीज, यानी हमें आवश्यकता है 5,500 मतलब 500 रुपये से अधिक, पे फॉर एवरीथिंग यानी दूसरों को हमें देने के लिए, पे करने के लिए, तो ऑप्शन यहाँ पे बी बिल्कुल उचित हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि सिलेक्ट द अल्टरनेटिव विच एक्सप्रेस द गिवन सेंटेंस इन इनडायरेक्ट स्पीच, क्या इनडायरेक्ट है तो इसको डायरेक्ट करना है, यानी ही सेड बेबीज ड्रिंक मिल्क, तो इसका हो जाएंगे कि ही एडवाइज द बेबीज टू ड्रिंक मिल्क, ऑप्शन सी बिल्कुल राइट हो जाएंगे। देखिए सैड यहाँ है तो इसको एडवाइस में चेंज कर दिया जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि चूज वन ऑप्शन द एक्सप्रेस द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग फॉर द इडियम एंड फ्रेज, क्या है कि बेड ऑफ रोज, बेड ऑफ रोज का मतलब होता है कि मान लीजिए कि अगर आपको सोने के लिए बेड मिले जिसपे रोज ही हो, तो कितना होगा, आरामदायक, तो बहुत ही नरम बिस्तर, तो ऑप्शन हो जाएंगे फुल ऑफ जॉय, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि PSLV C37 प्राथमिक उद्देश्य क्या है, तो इसका है कि एक साथ कई उपग्रहों को कक्षा में स्थापित करना, PSLV C37, PSL देखिए PSLV C37 मिशन 2017 में एक साथ 104 उपग्रहों को लॉन्च करने के विश्व रिकॉर्ड बनाने के लिए जाना जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य विभिन्न देश के कई उपग्रहों तथा उनकी निर्धारित कक्षाओं को सफलतापूर्वक स्थापित करना था। नेक्स्ट है कि गांधी सागर वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है, जिसे चीतों के दूसरे घर के रूप में विकसित किया जा रहा है, तो यह मध्य प्रदेश में, ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। देखिए गांधी सागर वन्यजीव अभयारण्य मध्य प्रदेश में स्थित कुनो नेशनल पार्क में, कुनो नेशनल पार्क के बाद इसे चीतों के इसी में जो कुनो नेशनल पार्क के बाद है जो गांधी वन्यजीव अभयारण्य, इसी में ही अफ्रीका से कुनो जो लाए गए थे चीता, उन्हीं को उसमें जाकर रखा गया है। नेक्स्ट है कि रतन टाटा ने किस वर्ष JRD टाटा के बाद टाटा समूह के अध्यक्ष पद संभाले थे, तो 1991 में संभाले थे, ऑप्शन बी हो जाएंगे बिल्कुल राइट। नेक्स्ट है कि भारत में इथेनॉल उत्पादन में विश्व स्तर पर किस स्थान पे है, तो विश्व स्तर में तीसरा स्थान पे है, यानी थर्ड पे है। इंडिया शुगर एंड बायो एनर्जी सम्मेलन के अनुसार भारत दुनिया में तीसरा सबसे बड़ा इथेनॉल उत्पादक या उपभोक्ता देश है, पहले दो स्थान पर संयुक्त राज्य अमेरिका और ब्राजील है। तो यह मॉडल प्रैक्टिस यानी हल प्रैक्टिस सेट नंबर का 2 था। तो आई होप कि आपको समझ में आए होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छे लगे होंगे तो वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब जरूर करेंगे। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। आप सबको वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।